नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इजरायल के राजदूत ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की भेंट। भारत और इजरायल कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुए सहमत। तोमर ने कहा कि इजरायल की तकनीकी सहायता से उत्कृष्टता केंद्रों के आसपास के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांवों में बदलने का लिया गया है निर्णय। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण योजना के विजन दस्तावेज का किया विमोचन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशिक्षण मॉड्यूल का किया शुभारंभ। केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े वेबिनार का किया आयोजन। मत्स्य पालन सचिव ने कहा, जलाशयों में पिंजरा पालन प्रणाली को मजबूत करने की है जरूरत। वैज्ञानिकों और मत्स्य विभागों से अभिनव तरीकों के जरिए लाभ बढ़ाने का किया अनुरोध। और मिजोरम में आइजोल जिले के दक्षिण मोबुआंग पहला ओडीएफ प्लस गांव बना। ये गांव दिशा निर्देशों के सभी मानदंडों को करता है पूरा। गांव के लिए दर्जा हासिल करने में लगा हुआ था पूरा समुदाय। तो चलिए इस खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। भारत और इजरायल के बीच कृषि क्षेत्र सहयोग पर सहमति बनी। भारत में इजरायल के राजदूत ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की। भारत में इजरायल के राजदूत ने केंद्रीय कृषि मंत्री से भेंट की है ताकि जो कृषि में तकनीक को शामिल किया जा सके। 75वें वर्ष का स्मरण करने के लिए 75 गांवों को उत्कृष्ट गांवों में बदलने की एक योजना की गई, जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के प्रमाणीकरण का भी प्रस्ताव रखा गया है और इन गांवों पर विशेष फोकस किया जाएगा। 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्रों के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया है कृषि मंत्रालय ने। इसके साथ ये केंद्र जो है सब्जी के 25 मिलियन पौधे और 387,000 गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का उत्पादन कर रहे हैं। ये जो केंद्र है, उत्कृष्ट केंद्र जो है, प्रतिवर्ष 1.2 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षित भी करते हैं, यानी कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। इजरायल की तकनीकी सहायता से उत्कृष्टता केंद्रों के आसपास के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांवों में बदलने का निर्णय है। यानी कि यहाँ में खेती में काफी बदलाव किया जाएगा, युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मिशन कर्मयोगी के तहत मंत्रालय की क्षमता निर्माण योजना का विजन दस्तावेज जारी किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की क्षमता निर्माण योजना का विजन दस्तावेज क्षमता निर्माण आयोग के सहयोग से विकसित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण योजना को विकसित और कार्यान्वित करने वाला सभी मंत्रालयों और विभागों में पहला है। मंत्रालय की क्षमता निर्माण योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित कार्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें अधिक रचनात्मक, सक्रिय, पेशेवर, प्रौद्योगिकी सक्षम, कुशल, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने में सक्षम बनाना है। मंत्रालय के लगभग 150 कर्मचारियों को व्यवहारिक, कार्यात्मक और कार्यदक्षताओं को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान निफ्टेम सोनीपत और निफ्टेम तंजावुर द्वारा विकसित क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल भी लॉन्च किए गए हैं। और मिजोरम आदर्श ओडीएफ की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर आदर्श ओडीएफ वो बनाए जा रहे हैं। मिजोरम के सभी घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन की शुरुआत कर दी गई ताकि जो आदर्श ओडीएफ है उनकी संख्या को और बढ़ावा दिया जा सके। 116 घरों के 649 लोगों की आबादी वाला मोबुआंग गांव जो है पहला ओडीएफ प्लस गांव के रूप में सामने आया है। इसके साथ साथ गांव के लिए दर्जा हासिल करने में पूरा समुदाय लगा हुआ था, यानी कि सभी का सहयोग इसमें शामिल था और वो पहला गांव ऐसा बना है जो आदर्श ओडीएफ की श्रेणी में आया है। गांव के सभी 3 स्कूलों, 2 आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक शौचालयों की अच्छी व्यवस्था है। ये कुछ मापदंड हैं जब आप कोई गांव जो है आदर्श ओडीएफ की श्रेणी में जाता है। यहाँ के स्कूलों में लड़कों लड़कियों के लिए शौचालय की अलग अलग सुविधाएं भी हैं और ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक आदर्श गांव बनता है। सामुदायिक हाल में समारोह कार्यक्रमों के लिए आने वाले लोगों को जो है वो जरूरी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं और इसमें सबका सहयोग सबसे महत्वपूर्ण रहा है। और जो पानी का प्रबंधन है, यानी कि जो पानी का प्रवाह है, उनकी सब्जी बागान यानी कि किचन गार्डन में होता हुआ जाता है, जिससे पानी का दुरुपयोग भी नहीं होता और वो पानी सब्जी की खेती के काम में आ जाता है। घरों में इस्तेमाल होने के बाद
पानी का प्राकृतिक रूप से निपटान हो जाता है, यानी कि नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से वो पानी सब्जी की खेती में लग जाता है। घरों की सब्जी बागान में जैसे कद्दू है, मक्का है, बीन्स है, सरसों है, ये सब्जियां भी लोगों को प्राप्त हो जाती है। और यही जो पद्धति है, पानी को सही तरीके से उपयोग करने की जो पद्धति है, जिनका उपयोग परिवार के घर के जो लोग हैं वो सब्जियों का जो उपयोग करते हैं और वो पानी बर्बाद नहीं होता, और ये आदर्श ODF की एक श्रेणी में शामिल हो जाता है। और अब बात करते हैं कि दक्षिण भारत मंगलूर कन्नड़ के कादेशाला में स्थित एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय खेती से अपने मध्याह्न भोजन और अन्य खर्चों के लिए आय जुटा रहा है। दक्षिण कन्नड़ के एक दूरदराज के गांव के स्कूल में लगभग 1 एकड़ जमीन है, जहां छात्रों ने सुपारी, नारियल, सब्जियां और कई औषधि पौधे लगाए हैं। स्कूल में 100 से अधिक प्रकार के फल देने वाले पेड़ हैं, साथ ही सब्जियां और कई औषधि पौधे भी हैं। स्कूल के छात्र परिसर में खेती में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और मेहनत कर स्कूल में चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन यानी कि जो मिड डे मील के लिए सारे खर्च निकालते हैं। और अब बात करेंगे कि कैसे सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, किसानों को जागरूक कर रही है। वेबिनार के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने केज एक्वाकल्चर इन रिजर्वायर स्लीपिंग जॉइंट्स पर वेबिनार का आयोजन किया, यानी कि जो एक्वाकल्चर यानी कि रिजर्वायर है उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। मत्स्य पालन क्षेत्र के लगभग 100 हितधारक वेबिनार में शामिल हुए हैं, यानी कि जो पिंजरा मछली पालन है इसको धीरे धीरे विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। जलाशयों में पिंजरा पालन प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि छोटे छोटे तालाबों में भी किसान उससे अपनी आमदनी बढ़ा सके मछली पालन करके। जो मत्स्य विभाग के सचिव हैं, उन्होंने वैज्ञानिकों और मत्स्य विभागों से अभिनव तरीकों के जरिए लाभ बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इसमें युवा भी शामिल हों, जो किसान हैं वो भी आगे निकल करके आएँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए ये वेबिनार का आयोजन किया गया था। मत्स्य पालन इस वेबिनार में मत्स्य पालन अधिकारी, राज्य कृषि पशु चिकित्सा व मत्स्य पालन विश्वविद्यालय के शिक्षक, किसान, हैचरी के मालिक, छात्र और हितधारक शामिल हुए थे। किसानों को संभावित बाजारों सहित जलाशयों में मजबूत पिंजरा पालन प्रणाली को अपनाने की भी सलाह दी गई, ताकि आने वाले दिनों में खासतौर से उत्तर भारत में मछली पालन को और बढ़ावा दिया जा सके। मछली पालन से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान खेती तो करें ही, खेती के साथ साथ वो मछली पालन करके भी अपनी एक्स्ट्रा आमदनी कर सकते हैं, अतिरिक्त जो आय है उसको बढ़ा सकते हैं। उत्तर भारत के किसानों को छोटे तालाबों में मछली पालन को प्रोत्साहन देने की योजना की जा रही, योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को भी मछली पालन से जोड़ने का प्रयास है, ताकि उनकी भी आमदनी को बढ़ावा दिया जा सके। और अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात तापी जिले के सोनगढ़ तालुका के टापरवाला गांव की एक आदिवासी महिला रमीलाबेन गमित, जो मुख्य रूप से आदिवासी हैं। रमीलाबेन ने अपने क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2017 में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित महिला दिवस समारोह के दौरान भारत की लगभग 10 महिलाओं को स्वच्छता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था, जिसमें रमीलाबेन भी शामिल थी। रमीलाबेन की समाज सेवा की अनवरत कहानी यही नहीं रुकती है। उन्होंने समाज सेवा करना लगातार जारी रखा, जिसके लिए उन्हें तालुका और जिला स्तर से कई पुरस्कार पत्र भी मिले हैं। इस आदिवासी महिला ने लोक कल्याण की कहानी अभी भी जारी रखी है और अपने निस्वार्थ प्रयासों से अपने क्षेत्र में आदिवासियों की भलाई के लिए कार्य करते हुए इस महिला को देश का सर्वोच्च पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी घोषणा के साथ ही तापी जिले में एक खुशी का माहौल है। तापी जिले में महिला पद्मश्री पुरस्कार एक आदिवासी महिला को मिलने जा रहा है, जिससे जिले के जो लोग हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पद्मश्री अवार्ड मिलने जा रहे हैं तो मुझे बहुत खुश और आनंदित हुई, और मेरे गांव और तापी जिला सोनगढ़ तालुके सब लोग आज बहुत खुश हैं। मैं लोगों को ये संदेशा देना चाहती हूँ कि जब मैंने पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है तब मैं मेरे गांव के पानी की और रोजगार की समस्या दूर करने के लिए मैं सरकार के कटिबद्ध रहूँगी। रमीलाबेन शुरू से ही समाज सेवा के बारे में और जन जागृति के बारे में उन्होंने अच्छा प्रयास किया, और उसका प्रयास से हमारे गांव में जो आदिवासी लोग रहते हैं इसमें कई सारी बातों में जागृति आई है, विशेष करके स्वच्छता के बारे में और व्यसन मुक्ति के बारे में लोग बहुत जागरूक होकर स्वच्छता के बारे में अभी वो उसका महत्व समझते हैं, और कोई परिवार व्यसन से मुक्त हुए हैं। सरकार श्री ने उसका कार्यों देखकर
पद्मश्री अवार्ड से उसको सम्मान किया है। तापी डिस्ट्रिक्ट के लिए और साउथ गुजरात के लिए ये गौरव की बात है। और अब बात करेंगे बदलते मौसम की। लगातार मौसम में गिरावट दर्ज की जा रही है। और बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ साथ लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। चारों तरफ बर्फ जमा होने की वजह से आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। लोग आग तापकर ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। और शिमला में भारी बर्फ गिरने के बाद सड़कों पर जमा बर्फ को मशीनों के द्वारा हटाया जा रहा है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश की अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान बाजरे की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। वहीं बीते कुछ समय से आगे चल रहा बाजरे का रकबा बीते साल के समान चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुआई 17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुआई का रकबा 17,000 हेक्टेयर ही रहा था। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 27 जनवरी को बाजरे का भाव था 1,700 रुपए। 28 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव 1,800 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में 1 रुपए की मामूली कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। 27 जनवरी को यहां बाजरे का भाव था 1,879 रुपए। 28 जनवरी को इसके सौदे 1,878 रुपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की बहजोई मंडी में बाजरे की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 27 जनवरी को इसका भाव रहा 1,250 रुपए, जो कि 28 जनवरी को भी 1,250 रुपए पर बरकरार रहा। महाराष्ट्र की नंदगांव मंडी में 28 जनवरी को बाजरे का भाव 21 रुपए गिरकर 1,971 रुपए से 1,950 रुपए पर आ गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 के दौरान बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बाजरे की MSP 2,150 रुपए प्रति क्विंटल थी। यानी बीते साल की तुलना में इस साल बाजरे की MSP में 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। वहीं रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान तिलहन का रकबा निर्धारित लक्ष्य से 22,89,000 हेक्टेयर बढ़ा है। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा दूसरी तिलहनी फसलों की बुआई हो रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 14 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 1 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में तिलहन की बुआई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा महज 82,34,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं सोयाबीन के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 27 जनवरी को सोयाबीन का भाव था 5,855 रुपए। 28 जनवरी को इसके भाव में 150 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,005 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की दाहोद मंडी में सोयाबीन के सौदों में बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 और 28 जनवरी को सोयाबीन का भाव 6,400 रुपए पर टिका रहा। वहीं महाराष्ट्र की नंदगांव मंडी में भी सोयाबीन की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 27 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 6,001 रुपए, जो कि 28 जनवरी को भी 6,001 रुपए पर टिका रहा। मध्य प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी में 28 जनवरी को सोयाबीन का भाव 1,055 रुपए की भारी बढ़त के बाद 5,120 रुपए से 6,175 रुपए पर पहुँच गया।
आपको बता दें कि साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। और प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की खेती में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में के काम में लाया जाता है। प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के रूप में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक, फास्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में प्रकृति में उपलब्ध जीवाणुओं, मित्र कीट और जैविक कीटनाशक द्वारा फसल को हानिकारक जीवाणुओं से बचाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर लगातार जोर देते रहे हैं। पेश है प्राकृतिक खेती और इससे फायदे के संदर्भ में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से अहमदाबाद दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर उत्सव परमार की बातचीत के संपादित अंश के कुछ भाग। करीब 10,000 सालों से मनुष्य खेती कर रहा है। किसी भी सभ्यता, चाहे वो इजिप्ट की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता की रीढ़ की हड्डी रहा है खेती। सालों से जमीन, ये धरती माँ हमें प्यार कर रही है, लेकिन केमिकल्स के कारण आजकल उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो हम अपनी धरती माँ को प्यार किस तरह से करें, किस तरह से हम प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़े और कैसे हम एक मानव समाज को एक उन्नत सभ्यता बनाएं। हमारे साथ है गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी। आचार्य जी, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद उत्सव जी। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अमूमन हम कहते हैं कि धरती जो भी उगाती है वही सब प्राकृतिक है, जो भी जमीन से निकला सब प्राकृतिक है। हम बहुत सारे सालों से हम तो खाना पीना खा रहे हैं, तो अब ये प्राकृतिक कृषि की बात क्यों? ये इसमें क्या अलग है? आपने ठीक कहा, धरती जो पैदा करती है वो प्राकृतिक है, लेकिन हम समझदार लोगों ने प्रकृति को अप्राकृतिक बनाने का लंबे समय से बहुत प्रयास किया है। और इस समय हमारे खेतों में यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, उनका इतना अधिक प्रयोग हुआ है कि लगभग पिछले इन 70 साल में लगातार हमने अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों का इतना प्रयोग किया है कि हमारी धरती में जो ऑर्गेनिक कार्बन स्वाभाविक रूप से हमारे मित्र कीट बनाते थे, जैसे हलसिया है जिसको केचुआ बोलते हैं, अर्थवर्म बोलते हैं, वो किसान का बहुत बड़ा मित्र है। और उसमें जो जीवाणु है धरती में, वो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं, उसकी प्राकृतिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाते हैं जी। और हमने लगातार उसके विरुद्ध रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक डाल करके उन जीवाणुओं को ही मार दिया, तो फिर धरती प्राकृतिक कैसे रह पाएगी? हमने इतनी छेड़छाड़ धरती माँ के साथ की है कि उसको जहरीला बना दिया है। अब जो भी उत्पादन हम खेत में लेते हैं उसमें सब ये जहर मिलते हैं और हमारे खाद्यान्नों में स्लो पॉइजन के रूप में आदमी के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। और उससे धीरे धीरे हमारे लोगों का भी स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और धरती का तो स्वास्थ्य पूरा बिगाड़ ही दिया है जी। तो अब धरती सब कुछ प्राकृतिक पैदा कर रही है। ये प्रकृति है तो जंगलों में, जहाँ मनुष्य की पहुँच नहीं है, लेकिन जहाँ हम मनुष्यों की पहुँच हुई, हमने इस भूमि माँ को, जिसको वेद में लिखा है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, कि भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। माँ जैसे बच्चे का पालन पोषण करती है, धरती तो वैसे ही पालन पोषण करती है, लेकिन हमने ही इस धरती माँ को जहरीला बना दिया
तो जो कुछ इसमें डालेंगे प्रतिकार में वो वापस देगी। वो परिणाम आज हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देख रहे हैं। जल बिगड़ गया, हवा बिगड़ गई, खाद्यान्न बिगड़ गए, हमारा जो मित्र कीट था वो मारे गए, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। तो ये सब बड़ा दुखद है। तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्राकृतिक खेती को लेकर लगातार काम करते रहे और इस इंटरव्यू के जो अंश हैं आने वाले दिनों में आपके सामने समय समय पर हम दिखाते रहेंगे। तो खेत खलिहान की जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, आइए उसके लिए देखते हैं खास खबर। महाराष्ट्र में सुबह नंदुरबार स्टेशन पर एंट्री करते समय गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस की पेंट्री कार में आग लग गई। इसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। वहीं पेंट्री कार को अलग कर दिया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड का कहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ठंड में इजाफा हो गया है। मुरादाबाद में सुबह धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। वहीं वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। इस दौरान जरूरी सेवाओं की अनुमति है। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार वीकेंड पर बाजार में भीड़ काफी बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए सरकार ने सही कदम उठाया है। कोविड-19 के खिलाफ देश की जंग जारी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 2,35,532 मामले सामने हैं। वहीं 3,35,939 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए। देश में फिलहाल 20,04,333 कुल सक्रिय मामले। वहीं रिकवरी रेट 93.89% है। कोविड-19 के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 165 करोड़ 40 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में रोजाना गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 4,044 नए मामले आए हैं और 25 और लोगों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण दर घटकर 8.60% हो गई। इस बीच दिल्ली में जारी रात्रि कर्फ्यू के दौरान पुलिसकर्मी सचेत दिखे और गाड़ियों की तलाशी ली। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 24,948 नए मामले सामने आए हैं। 45,648 मरीज ठीक हुए और 103 लोगों को कोरोना के कारण जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,66,000 से ज्यादा है। वहीं राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के अनुसार राजस्थान में 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खोले जाएंगे। वहीं 10 फरवरी से 6वीं से 9वीं तक के स्कूलों को भी खोलने की मंजूरी है। ऑनलाइन पढ़ाई अब भी पहले की तरह जारी रहेगी। राज्य की सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव के कमी को देखते हुए राज्य में कोविड प्रतिबंधों में ढील दी है। अब राज्य के सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% की क्षमता के साथ खुल सकेंगे। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और 10वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों में 1 फरवरी से कक्षाएं पहले की तरह चलेंगी। राज्य के पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान भी 1 फरवरी से खुल जाएंगे। संस्थानों से कहा गया है कि वे 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड का कम से कम पहला टीका जरूर लेने की सलाह दें। और पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,805 नए मामले सामने हैं। अस्पतालों में 13,767 लोग डिस्चार्ज हुए और 34 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में अभी तक कोरोना के 19,86,000 से अधिक मामले सामने हैं और 19,20,000 से अधिक लोग बीमारी से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अभी पश्चिम बंगाल में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 45,000 से ज्यादा है। 20,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वजह से पश्चिम बंगाल में अपनी जान गंवानी पड़ी है। और वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की जांच होगी। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होना है। वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 10 मार्च को एक साथ की जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 91 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पार्टी की ओर से पहले ही 206 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। आपको
पता है मेरे बैच में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। और मुझे डर है कि कहीं इन्हीं गलत फहमियों की वजह से हमारा देश एक बेहतरीन प्लेयर ना खो दे। हमें कोई गलत फहमी नहीं। और ना ही हमने इस देश के लिए बेहतरीन प्लेयर पैदा करने का ठेका लिया है। Martial music, magical melodies and military precision.